अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम यासिर मकसूद हाशमी है। आप इस वक्त सादात हॉस्पिटल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सादात हॉस्पिटल्स जो कि कहता है आपका खैर ख्वाह। यस, आज हम एक ऐसे मौजू को लेके आए हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन मेहमान के साथ बात करना और आपका देखना इतना अहम है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली नस्ल है, अगर आप उसे सिर्फ़ एक मज़दूर या सिर्फ एक मामूली शख्स नहीं बनाना चाहते बल्कि एक लीडर बनाना चाहते हैं, तो हमारे मेहमान इंट्रोडक्शन लें और उसके बाद हम अपने मौजू पे आते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब हैं, जो कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, मतलब जो हमारे मौजूदा बच्चे हैं, उनकी सेहत के जो इश्यूज़ होते हैं हम उन पे बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने साला साल सैकड़ों लीडर्स पैदा कर चुके हैं एंड स्टिल वो अपने मिशन पे कायम हैं। अख्तर ज़िया साहब, अख्तर ज़िया साहब, इनका ताल्लुक़ गोजरा से है और स्मार्ट स्कूल इनका एक प्रोजेक्ट है। ना सिर्फ स्मार्ट स्कूल बल्कि इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में ये तदरीस के साथ वाबस्ता रहे। तो इनके एक्सपीरियंस, इनके तजुर्बे से हम आज फ़ायदा उठाएंगे डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब के साथ साथ। हम सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं अख्तर ज़िया साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बिफ़ोर इसके कि हम इस चीज़ पे आएँ कि लीडर्स कैसे पैदा कर रहे हैं आप, और आपका इसके हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने स्टूडेंट्स में आप डालते आए हैं, स्टूडेंट्स को वो खूबियाँ देते आए हैं और दे रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आजकल सर एक बहुत बड़ा एक इशू ये है कि पहले माँ अगर लोरी सुनाती थी तो बच्चा सो जाता था। अब माँ को बच्चे को मोबाइल पकड़ाना पड़ता है इसलिए कि बच्चा उसके साथ खेलता रहे। सोशल मीडिया इतना इन हो गया सर। तो आप इसका जो यूज़ है बच्चों में, आप क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और माँ बाप के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, तो सोशल मीडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया सादात हॉस्पिटल इंतज़ामिया का और यूट्यूब चैनल को जो इंतज़ामिया डील कर रही है उनका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जो आपने सवाल किया है वो बड़ा ही इस वक्त एक बर्निंग इशू है, जिस पे पेरेंट्स जो हैं वो भी इस वक्त परेशान हैं और हमारी जो कॉमन सोसाइटी और कम्युनिटी है उसके पास भी इसका कोई हल नहीं है, और सारे ही परेशानी के आलम में हैं कि जो आज मीडिया जो है उसकी एक एडिक्शन का लेवल आ चुका है हमारे बच्चों के अंदर। तो तालीम, जैसे आपने ज़िक्र किया कि माँ लोरी देती थी और आज माँ जो है वो मोबाइल का सहारा लेती है और बच्चे को सुलाती है, तो मैं अर्ज़ ये करूँगा कि यहाँ पे माँ जो है वो अपना जो किरदार है वो भूल चुकी है। अगर माँ अपना किरदार आज याद कर ले तो मैं समझता हूँ कि दोबारा बच्चा उसी लाइन पे आ सकता है जिसकी रोशन मिसालें, शानदार मिसालें हमारे माजी के अंदर महफूज हैं। और अगर हम आते हैं स्कूल की तरफ, जैसे आपने कहा कि इसका स्कूल के हवाले से कौन क्या ज़िम्मेदारी होती है, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल भी एक डायरेक्शन दे सकता है। एक डायरेक्शन माँ दे सकती है, एक डायरेक्शन स्कूल दे सकता है। माँ की जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं घर के अंदर, ज़ाहिर है बच्चे ने स्कूल के अंदर अगर कोई 5 या 6 घंटे गुजारने हैं तो स्कूल घर के अंदर बच्चा जो है वो बाकी 15, 18, 16 घंटे गुजारता है। माँ को चाहिए कि बच्चे के टाइम की डिवीज़न करें। बच्चे का जो टाइम है, जब माँ उसको डिवाइड कर देगी, घर का एक टाइम टेबल बनेगा। घर के टाइम टेबल में मोबाइल का यूज़ जो है, टैबलेट का यूज़ जो है, स्क्रीन की जो टाइमिंग है, उसको एक टाइम दिया जाए। सारा टाइम उसके इर्द गिर्द ना घुमाया जाए। ओके। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब पहले माँ बच्चे को कोई अच्छा ख्वाब दिखाए, माँ बच्चे को ख्वाब देखना सिखाए, माँ बच्चे के सामने बड़ा ख्वाब रखे, उसकी मंजिल रखे, उसका मकसद हयात रखे। अगर माँ बच्चे को मकसद हयात के साथ बांधने में कामयाब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ ये एक जुज़वी चीज़ है कि जुज़ रह जाएगा। क्यों? बच्चा अपने मकसद के साथ जब लायल हो जाएगा, कमिटेड हो जाएगा, उसकी वाबस्तगी हो जाएगी और उसको दिलचस्पी, अपने उस शुगल में वाबस्तगी और शुगल में दिलचस्पी पैदा होने लगेगी, तो बच्चा कभी भी ज़्यादा टाइम जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाएगा। दूसरी बात, माँ को चाहिए कि जो मीडिया है या स्क्रीन की टाइमिंग है उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे की सेहत पे, उसकी नफ्सियात पे, वो माँ जो है वो बच्चे के सामने रखे कि बेटा इसके ज़रिए ये आपकी जहन के ऊपर असरात मरतब हो सकते हैं। आपकी आँखें, अभी एक रिसर्च आई है कि वहाँ पे यूरोप में 12 बच्चों पे
कोई 2 माह तक एक्सेस यूज़ दिया गया उनको मोबाइल का, स्क्रीन का, और 2 माह के बाद जब रिज़ल्ट लिया गया तो उनमें से 9 बच्चे ऐसे थे जिनकी आंखें बींगी हो चुकी थी। लिहाजा अब उन्होंने उसके बाद तकरीबन कोई 2 माह फिर लगे, फिर जाके 2 से 3 माह के बाद वो बच्चे जो है वो दोबारा दुरुस्त या राह रास्त पे आए, या उनकी जो हेल्थ थी वो ठीक हुई। माँ जो है वो बहुत ही एक मेजर उसका रोल है बच्चे का, यानी मोबाइल, आपने जैसे कहा कि आज मोबाइल का सहारा लिया जा रहा है, वो इसलिए लिया जा रहा है कि माँ के पास अपने माजी की कहानियाँ ख़त्म हो गई, माँ का मुताला नहीं है, माँ के सामने वो रोशन माजी नहीं है। अब मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान की मिसाल ले लें। उन्होंने बाज़ार में एक दफ़ा घर के सामने कोई एक फ़कीर आ गया मांगने वाला, तो सर सैयद ने उनको थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तो वो रोता हुआ चला गया। सर सैयद अहमद की वालदा को पता चला तो आपने कहा कि जाओ उससे माफ़ी मांग के आओ। सर सैयद ने कहा अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो ये तो फ़कीर जो है महल्ले में 20 लोगों को और बताएगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी महल्ले के अंदर। लिहाजा सर सैयद ने कहा माँ मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। जब ऐसी बात हुई तो माँ ने सर सैयद को घर से निकाल दिया, कहा चले जाओ। 2 दिन, पहला दिन तो सर सैयद कहते हैं मेरे दिमाग में खुमारी रही कि मैं और इससे माफ़ी मांगूँ, ये नहीं हो सकता। दूसरा दिन गुज़रा, जब तीसरा दिन गुज़रा तो कहते हैं मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। मैंने कहा कि नहीं, माँ ठीक कहती है, मैं गलत हूँ। लिहाजा आए, वापस आए, माँ से माफ़ी मांगी, फ़कीर को साथ लेके आए, उससे माफ़ी मांगी। माँ ने बिठाया और बिठा के समझाया, बेटा देखो जो फ़कीर हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिनके घर में कोई इनाम होता है उन्हीं के घर फ़कीर भेजे जाते हैं, तो हमारे ऊपर तो अल्लाह का इनाम हो चुका है, इसलिए फ़कीर हमारे घर में आए, तो ये हमारे घर के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों के नज़ूल का ज़रिया है। लिहाजा माँ ने वो कुरान की तालीमात, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस अंदाज़ में सर सैयद के सामने रखी कि सर सैयद उस बात को ना सिर्फ तस्लीम किया, लेकिन उसके बाद उनके अंदर वो क्वालिटीज़ और वो खसूसियात और वो सलाहियतें पैदा हुई कि आज दुनिया जो है वो सर सैयद को तालीम की दुनिया में कामयाब लीडर जो है, कामयाब रहबर जो है और कामयाब रहनुमा मानती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि माँ का किरदार जो है, मोबाइल माँ छुड़ा सकती है, मोबाइल एक मामूली सी चीज़ है। अगर माँ अपना किरदार, अपना रोल प्ले करने लग जाए, माजी की 20 मिसालें हम दे सकते हैं, तो माँ का किरदार अगर मजबूत हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चे से मोबाइल को छुड़ाया जा सकता है। मतलब आप समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना हो? बिल्कुल सही जी, एक एक्सेसिव यूज़ ना हो। दूसरी बात यह है कि बच्चा सुनकर अमल नहीं करता, बच्चा देखकर अमल करता है। बिल्कुल, बच्चा बहुत बड़ा नक्काल होता है, इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे के सामने एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल या स्क्रीन ना करें। लिहाजा बच्चा जो देखिए, बाप सिगरेट पीता है तो बच्चा भी एक टाइम आता है सिगरेट पीने लग जाता है। लिहाजा बच्चा सुनकर नहीं, बच्चा बाप को देख के करता है, बच्चा माँ को देख कर कोई अमल करता है। तो लिहाजा बच्चों के सामने अगर आप खुद रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही। सर आपकी बातों से एक चीज़ निकली है, कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, इज़ दैट गुड? होना चाहिए? जी देखिए, सज़ा या जज़ा का जो मामला, ये सज़ा और जज़ा एक तरफ हम देखते हैं कि माएँ सज़ा देती हैं बच्चों को, दूसरी तरफ यह है कि स्कूल देता है। अगर हम इस्लाम के तसव्वुर सज़ा और जज़ा को देखें तो इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, एक तरगीब है और एक तरहीब है। जहाँ इस्लाम किसी भी चीज़ को तरगीबन कोई बात करता है, अगर वहाँ उस पर अमल नहीं होता है तो इस्लाम उसकी सज़ा भी उसका भी तयन करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज के बारे में फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तरगीब दो। बेशक अगर वो 10 साल का हो जाए फिर नमाज ना पढ़े, फिर उसको उसकी पनिशमेंट करो। इससे मुराद बच्चे पे तशद्दुद करना नहीं है, हल्का फुल्का उसको इस अंदाज में। सज़ा बड़ी नहीं होती, सज़ा का जो तसव्वुर या खौफ होता है वो बड़ा होता है। अगर बच्चे के ज़हन में वो बात आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को आपको फ़िज़िकली पनिशमेंट देने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। तो सज़ा एक आखिरी हल है, आखिरी, लेकिन ये पहला दूसरा तीसरा हल नहीं है। लेकिन सज़ा से एहतराज़ बरता जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो प्यार पे मबनी हैं, वो मोहब्बत पे मबनी हैं, वो सारी की सारी जो है मोटिवेशन पे मबनी हैं। अगर हम ये टूल्स आज स्कूलों वाले भी और माँ बाप भी इनको अगर अपना लें तो मैं समझता हूँ इस आखिरी हद तक जाने की नौबत नहीं आती। बेशक। डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ हैं, तो उनके वक्त का हम फ़ायदा उठाते हैं। सर एक चीज़ बताइए, जो मेल न्यूट्रिशन है इसके बारे में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आए, अच्छी ग़िज़ा का बच्चों को ना मिलना या उससे महरूम रहना, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? नंबर 1। नंबर 2, इसमें पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनमें पेरेंट्स और स्कूल का क्या रोल हो सकता है? जैसे बहुत शुक्रिया आपका। इंसान का जिस्म ही वो चीज़ है
जो अगर ठीक है, उसकी फिजिक ठीक है, उसकी सेहत ठीक है, तो वो डेवलप करेगा, ग्रूम करेगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो बेसिक चीज़ जो है वो आपकी सेहत है। अब सेहत जो है वो बॉडी जो है वो उसके लिए बहुत अहम चीज़ है आपकी खुराक। ये तो ऐसी बात है जिसमें कम से कम ये पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि जी डाइट का कितना रोल है। पूछने वाली बात या सोचने वाली बात ये है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल ठीक। तो बच्चे जब छोटे होते हैं, जब वो दूध से आते हैं ग़िज़ा की तरफ, तो उसको हम कहते हैं वीनिंग। तो वीनिंग एक ऐसी चीज़ है, जब वीनिंग बच्चों की स्टार्ट होती है तो उस वक़्त माँ और बाप दोनों का बड़ा अहम रोल है कि वो प्रॉपर वीनिंग के असूलों को डॉक्टर से सीखें। ये होता ये है जब बच्चा दूध से आता है खुराक की तरफ, तो जो प्रॉपर बैलेंस डाइट उसकी होनी चाहिए वो शामिल नहीं होती। उसमें बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं, प्रोटीन प्रॉपर हम नहीं दे पा रहे होते, फ्रूट्स शायद उतने नहीं होते, जंक फूड्स ज़्यादा शायद ऐड कर दी जाती हैं। तो प्रॉपर वीनिंग जो है ये आपने सीखनी है। उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उसके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। वीनिंग आपने प्रॉपर स्टार्ट करनी है। फिर जब बच्चा स्कूल जाता है तो होता ये है कि हम उसको पॉकेट मनी देते हैं, और वो पॉकेट मनी बच्चा जो है मोस्टली वो खाने पीने वाली चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो पॉकेट मनी देने से तो मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे याद है जब हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी तो कितना दुख होता है। ऐसे ही है। तो पॉकेट मनी तो दें, लेकिन जो उसके खाने का इंतजाम है ना, वो आप कैंटीन पे ना छोड़ें। वो स्कूल या बाजार की कैंटीन फैसला ना करे उसने क्या खाना है, क्योंकि बच्चा अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर, वो जायके पे जाएगा। जो चीज उसको अपील कर रही है वो उसको लेगा, वो चाहे उसके लिए अच्छी है चाहे बुरी है। तो आप उसकी डाइट का ख्याल रखते हुए टिफिन घर में तैयार करें, वो क्या खाएगा दोपहर को ये फैसला आप करें। और फैसला करते वक्त साफ ज़ाहिर है उसमें आप ख्याल रखें कि बैलेंस चीज़ हो, फ्रूट्स भी शामिल हो, मीट भी शामिल हो, सब्जियां भी शामिल हो। तो वो जो पैसे दे रहे हैं उसको उस पर पूछें कभी कभार कि आप सारे पैसे इन चीज़ों पे तो नहीं लगा रहे, टॉफीज तो नहीं वो ज़्यादा खा रहा, इस तरह की चीज़ें जो है वही खाई। होता ये है कि ये स्वीटनर्स होते हैं, जी जी। जो स्वीट है, जो मीठा है, जब वो आप खा लेते हैं तो उससे भूख आपकी मर जाती है। जब भूख मर जाएगी तो वो जो न्यूट्रिशियस जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं खाएगा। तो ये ख्याल रखें। फिर जो है जो हमारे जैसे अख्तर रियासा फरमा रहे थे कि पहले माएँ जो थी वो शायद ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट थी, जो वो देसी न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो देसी चीजों को ऐसे बनाते थे कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें शामिल हो जाती थी। हमें भी चाहिए, आज बड़ा आसान है, सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब से देख लें, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता कर लें, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, आप इसको सीखें। डाइट चार्ट जो बच्चे की एज के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से मैच करता हो वो बनवाएं, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कि जैसे आपके घर के फाइनेंशियल प्रो हैं सारे, उन सबको चीज़ों को सामने रखते हुए उसको फॉलो करें, तो फिर वो बैलेंस डाइट जाएगी जो आपकी बच्चे की जिस्मानी सेहत, और जिस्मानी सेहत सही है तो फिर उसकी जो है वो जहनी सेहत वो उससे डेवलप होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं इस टाइम सदात हॉस्पिटल्स का यूट्यूब चैनल। ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। हमारे साथ अख्तर ज़िया साहब हैं जो कि वन ऑफ अ वेरी गुड एजुकेशनिस्ट। हमने इन्हें आज अपने स्टूडियोज़ में, सदात हॉस्पिटल्स के स्टूडियोज़ में मदऊ किया ताकि हम बात कर सकें कि हम अपने स्कूल्स में अपने घर के जो बच्चे हैं हम उन्हें कैसे लीडर्स बनाने की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे एक बेहतर परवरिश कर सकते हैं, और कैसे एक बेहतर परवरिश के साथ किसी एक बच्चे की, हर बच्चे की अगर बेहतर परवरिश हो, एक अच्छा मुआशरा बन सकता है। अख्तर ज़िया साहब, हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और नॉर्मली स्कूल्स में ही होता है कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, उनमें 2 की जो पिकिंग पावर है, जो सीखने का ताकत है या दिमाग है, वो बहुत तेज़ होता है, 10 का थोड़ा कम होता है, 10 का थोड़ा उससे कम होता है। तो टीचर तो अपना 45 मिनट पढ़ाता है और पढ़ा के चला जाता है। उसके बाद मतलब ये कि जो जिनका बहुत तेज़ पिकिंग पावर है, सीखने का बहुत तेज़ पिकिंग पावर है, वो थोड़ा ज़्यादा सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा कम सीखते हैं, उससे कुछ थोड़ा कम सीखते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन है, इसको अगर एक अमल पे रख के अगर उन्हें सिखाने की तरफ आएँ, तो आप इस तरह की सिचुएशन को बीइंग एन एजुकेशनिस्ट
कैसे समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे शायद स्कूल ऑनर्स भी हमें देखें, टीचर्स भी हमारा शो देखें, पेरेंट्स भी देखें, तो आप इन डिफरेंट माइंड्स के डिफरेंट जो लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिनकी पिकिंग पावर मुख्तलिफ है, इन्हें एक जगह पे कैसे सिखा सकते हैं ऑन अ सिंगल टाइम? तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? जी शामी साहब, ये बड़ा ही शानदार और बड़ा अहम सवाल है असर हाज़िर के तनाजुर में। इस सवाल को अगर हम देखें, मैं पहले इसको लूँगा स्कूल के हवाले से। स्कूल के अंदर पहली बात तो ये जहन में रखें कि स्कूल जो है, कोई भी स्कूल, कोई भी तालीमी इदारा, वो तमाम बच्चों को एक ही जैसे लीडर नहीं बना सकता, ये मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि परवरदिगार ने हर बच्चे के अंदर जो सलाहियतें हैं वो मुख्तलिफ रखी हैं। एक बच्चा जो है वो फाइनेंस में आगे बढ़ सकता है, इट मीन्स वो लिटरेचर में इतना अच्छा नहीं होगा। जो लिटरेचर में बहुत अच्छा है वो हम कह सकते हैं, हो सकता है वो साइंस के दीगर मज़ामीन जो हैं वो उनमें इतना अच्छा ना हो। तो उसके अंदर जो कुदरत ने कुछ क्वालिटीज़ ऐसी रख दी हैं जिनकी वजह से उसने अपना लीडिंग का जो रोल है वो ख़ुद ही उसका तयन होते चले जाना है। जिस बच्चे की फ़िज़िक्स अच्छी है, उसका मैथ अच्छा है, नो डाउट इन फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जिस बच्चे की जो माशियत अच्छी है, नो डाउट वो इकोनॉमी की तरफ चला जाएगा। जिस बच्चे की जो स्पोकन अच्छी है, नो डाउट हो सकता है वो अच्छा स्पीकर जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ चला जाए, या अच्छा वो वकील बन जाए, हो सकता है आगे जाके वो जज की तरफ भी चला जाए। तो हर बच्चे की जो सलाहियतें हैं वो परवरदिगार ने मुतय्यन की हैं, रखी हैं उसके अंदर। लेकिन स्कूल का एक अहम रोल है, जो आपने सवाल किया, मैं उस तरफ आता हूँ। उन बच्चों में जो ख्वाबीदा सलाहियतें होती हैं उनको दो ही लोग जो है ना वो उजागर कर सकते हैं, एक माँ और एक उस्ताद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जज्बे जो हैं वो माएँ अता करती हैं। ये हकीकत बात है। इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की अगर मैं आपके सामने मिसाल रखूँ तो इकबाल को लीडरशिप जो है वो घर से मिली। वो कैसे मिली? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा जो थी वो बहुत ही पाकबाज खातून थी। उन्होंने महल्ले की कुछ गरीब और यतीम बच्चियों को अपने घर में वो उनको बुलाती थी रोज़ाना। क्या करती? किसी को वो सिलाई कढ़ाई सिखाती, किसी को वो जो घरेलू काम होते हैं वो सिखाती, किसी को सीना परोना जो होता है, जो उस दौर में थी चीज़ें, वो सिखाती। अच्छा, इसके साथ साथ वो उनकी जितना वो कर सकती थी वो उनकी खुराक का भी इंतज़ाम करती। अब अल्लामा इकबाल छोटे हैं, 8, 9, 10 साल के हैं। ये सारे मनाज़र इकबाल देखते हैं कि मेरे घर में, अच्छा बाज़ लड़कियों को इकबाल अलैहिर्रहमा की वालदा जो है वो कुरान पाक पढ़ाती, बाज़ों को तख्ती लिखवाती, बाज़ों से इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती। अब इकबाल ये सारा कुछ देखते थे। अब इकबाल की वालदा जैसे ही वो बच्चियां जवान हो जाती, उसके बाद उनकी शादियों तक में भी हिस्सा डालती और उनके लिए फ़ाइनेंस का इंतज़ाम करती और शादियों में भी वो शिरकत करती और साथ उनके लिए मदद भी करती। ये जो चीज़ थी इकबाल के ऊपर, घर से इतना कुछ हो रहा था, इकबाल ने इसका बड़ा असर लिया। और माँ जो अपने तईं कोशिश और काविश करके मुआशरे के मज़लूम, मुआशरे के मुस्तहिक, मुआशरे के यतीम और बेकस ऐसे लोग जो दुदकारे हुए थे, जब उनको करीब करके माँ उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखती हैं तो इकबाल के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ। सबसे पहले तो अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए जज्बा पैदा हुआ, आलम इस्लाम के लिए जज्बा पैदा हुआ, और यही जज्बा उस मुकाम पे ले गया कि उनको परवरदिगार ने आलम इस्लाम का वो फ़िलासफ़र बना दिया, वो मुदब्बिर बना दिया, वो मुफ़क्किर बना दिया कि इकबाल की फिर जो कही हुई बात थी वो सनद का दर्जा पा गई। वो इसलिए कि उनको ये चीज़ जो थी वो घर से, माँ की तरफ से लीडरशिप और जज्बे मिले। दूसरी चीज़ इकबाल ही की मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, तो मैं बात करूँगा उनके उस्ताद गिरामी मौलवी सैयद मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के बाद जिनके सबसे ज़्यादा जिनकी एहसानात को याद करते और जिनके जब भी उनका नाम आता तो उनकी पलकें अदब से झुक जाती, वो उनके उस्ताद मोहतरम मीर सैयद रहमतुल्लाह अलैह थे। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप के जो उस्ताद मोहतरम हैं उन्होंने आपको क्या सिखाया? तो इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आज अगर मेरी ज़िंदगी में मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह ना होते, आज इकबाल किसी जगह पे शायद कोई चीज़ बेच रहा होता, किसी रेडी पे कोई कारोबार कर रहा होता, किसी बाज़ार में कोई छाबड़ी लगा के बैठा होता। अगर मौलाना मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह इकबाल की ज़िंदगी में एज़ उस्ताद ना होते तो आज इकबाल यहाँ ना होता। मेरी जो ख्वाबीदा वो कहते हैं सलाहियतें थीं, उनको अगर किसी ने पॉलिश किया है, उनको निखारा है,
तो वो मीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। अब हम आते हैं स्कूलों की तरफ कि आज के दौर में स्कूलों को क्या करना चाहिए और आज की माँओं को क्या करना चाहिए। तो मेरा दोनों से ही गुजारिश है कि माएँ जो हैं वो अपना इस अंदाज़ में रोल प्ले करें कि बच्चे के सामने उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है, उसका ख्वाब जो है उसके सामने रख दें, और उस्ताद और स्कूल जो हैं वो उस मकसद को रीशेप करें, उसको बिल्डअप करें, उसको पॉलिश करने में अपना रोल प्ले करें, इसलिए कि वो जिस मिशन के साथ, पैशन के साथ वाबस्ता हैं वो मीर हसन साहब का है, वो पैगम्बराना मिशन है, वो जो पेशा है वो वही है जिसके अंदर लीडर पैदा किए गए, माजी ने लीडर पैदा करके दिए, इन्हीं दरसगाहों से, इन्हीं तालीमी इदारों से लीडर पैदा हुए। लिहाजा आज का उस्ताद जो है अगर अपना वो मुकाम मुतय्यन कर ले तो मैं समझता हूँ आज का मीर हसन अगर इदारों को, स्कूलों को मिल जाए तो आज भी इकबाल जो है वो पैदा हो सकते हैं। बेशक सर, जो है वो बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। एक चीज़ बताइए, अगर हम सिर्फ पॉइंट्स में लेके आएँ कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे फरमाया अभी कि एक फिज़िक्स में बहुत अच्छा हो सकता है तो शायद एक फाइनेंस में बहुत अच्छा हो, एक टीचर बहुत अच्छा बन सकता है तो शायद वो पॉलिटिशियन अच्छा ना बन सकता हो। तो हर बच्चे की कैटेगरी डिफरेंट होती है, तो उसकी पिकिंग पावर के हिसाब से, सलाहियतों के हिसाब से अगर हम चंद ऐसी चीज़ों पे काम करें, ऐसी खूबियों पे काम करें कि हमने एक बच्चे को लीडर बनाना है, तो वो कौन सी 5, 7, 10 खूबियाँ जो आप क्योंकि एज एन एजुकेशनिस्ट और एज अ पेरेंट समझते हैं कि उन पे काम करें तो हम किसी भी फील्ड में लीडर पैदा कर सकते हैं? देखिए जी, बड़ी खूबसूरत बात है, इसको इस अंदाज में एड्रेस किया जाए कि जो बच्चे में कुछ ऐसी सलाहियतें उसके सामने अगर टारगेट के तौर पे रख दी जाएं तो मैं समझता हूं कि बच्चे में उनको अगर पैदा करने की कोशिश की जाए तो बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ उभर सकती हैं। उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले मैं कहूँगा कि शेयरिंग का एक ऐसा तसव्वुर है, क्योंकि हम लीडर बनाने जा रहे हैं, और लीडर कौन होता है? जो मकसद हयात का तयन करके इस ऐसी अपने अंदर एबिलिटीज़ पैदा कर लेता है जो अफराद को या अकवाम को मुतासर करती हैं या उन्हें कंट्रोल करती हैं, उसे हम लीडर कहते हैं। लिहाजा बच्चा जो है सबसे पहले उसके अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए वो शेयरिंग की क्वालिटी है। कि बच्चा जो है वो शेयरिंग, मिसाल लंच शेयरिंग से हम शुरू करते हैं और उसके बाद जज्बात की शेयरिंग है, उसके बाद आइडियाज़ की शेयरिंग है, उसके बाद बच्चा जो है वो दूसरों के साथ अपनी तालीम की शेयरिंग है। किसी बच्चे का जो प्रॉब्लम है, उसको मसला हल नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर बच्चा अपना इल्म जो है वो शेयर करता है। तो शेयरिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट बड़ा वास्ट है। तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले बच्चे के अंदर जो है ना वो पैदा किया जाना चाहिए। ये शेयरिंग घर से माँ भी जज्बा पैदा कर सकती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब्दुस्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालदा उनको 2 अन्ने देती थी उस वक्त, बेटा ये आपके 2 अन्ने हैं, एक आपने खुद खा लेना है और एक उसके बाद दूसरा जो है वो आपने किसी गरीब बच्चे को देना है। अब्दुस्तार ईदी मरहूम क्या करते, दोनों अन्ने ले जाते, क्योंकि वो माँ के जज्बात को समझ चुके थे, लिहाजा वो दोनों अन्ने क्या करते, दोनों जो पैसे जो होते थे वो दोनों ही गरीबों में तकसीम कर देते। जब घर आते माँ पूछती, बेटा आज क्या किया? माँ, एक मैंने खुद, एक आने से खुद पैसे से मैंने चीज़ ले ली और दूसरे से जो है वो माँ मैंने दूसरे बच्चे को चीज़ लेके दे दी। ये चलते चलते अब्दुस्तार ईदी के अंदर जज्बा इतना सिरायत कर गया, कूट कूट कर भर गया शेयरिंग के ज़रिए ही, कि एक टाइम वो आया कि अब्दुस्तार, वही अब्दुस्तार ईदी, वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो वेलफेयर चेन और जिसे हम कहते हैं एम्बुलेंस चेन जो है वो उसका मालिक बन गया। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो ट्रस्ट अब्दुस्तार ईदी या ईदी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो एक सिंबल बन गया हमदर्दी का, ईसार का, शेयरिंग का। और उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? 1 पैसा शेयरिंग से उसका आगाज़ हुआ। तो लिहाजा सबसे पहली क्वालिटी तो ये है जो बच्चों के अंदर पैदा की जानी चाहिए। ये माँ भी कर सकती हैं और उस्ताद भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर मुताला की आदत डाली जाए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं वो बहुत ही आला किस्म के बुक रीडर थे, वो उन मुताला बहुत ज़्यादा करते थे। आज चूँकि बदकिस्मती से हमारी तवज्जो जो है वो सारी की सारी मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई, किताबों से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया। और किताबों से जब हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ, नए नए आइडियाज़ जो हैं, नो डाउट वो जो आज भी दुनिया में बिल गेट्स को ले लें तो वो कहता है मैं सारा दिन अपना मोबाइल बंद रखता हूँ। पूरी दुनिया का देखिए कोई 3रे नंबर का वो अमीर तरीन इंसान है, लेकिन वो कहते हैं कितने 5-4 घंटे आज भी वो किताब को पढ़ने पे लगाता है। पूरी दुनिया को वो नचा रहा है इस मीडिया, इसके ज़रिए पूरी दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसका वो मालिक है। पूरी दुनिया का यानी बिलियनियर्स है में उसका शुमार होता है, लेकिन आज भी उसने अपना मुताला छोड़ा नहीं है। लिहाजा दूसरी आदत जो बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, अगर माँ किताब पढ़ेगी
तो बच्चा भी किताब पढ़ेगा। अगर माँ फेसबुक पे रहेगी, मैं इसलिए माँ को साथ रखता हूँ कि माँ के किरदार के बगैर बच्चा लीडर नहीं बन सकता। लिहाजा माँ किताब पढ़ेगी, बुक रीडिंग करेगी, तो बच्चा लाजिमन जो है वो बुक रीडिंग करेगा। तो दूसरी जो क्वालिटी है वो बच्चों के अंदर ये पैदा करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो बच्चों के अंदर पैदा की जाए लीडरशिप क्वालिटी, वो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक बच्चे के अंदर जो खूबी पैदा की जाए। मिसाल के तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो घरों में भी पैदा हो जाते हैं, क्लास में भी पैदा हो जाते हैं, बस में चढ़ते हुए बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। ये स्कूल को भी चाहिए और माँ बाप को भी चाहिए कि बेटा हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो आपकी बस में जिसके पाँव में चोट लगी हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो या उसके कहीं पेन हो रही हो, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्त को, साथी को आज आपने सीट दे देनी है। अगर आपको पीछे बैठना पड़े तो आप पीछे बैठ जाएं। ये जज्बा जो है ये माँ भी दे सकती है, ये जज्बा जो है वो ड्राइवर भी दे सकता है जिस गाड़ी में बच्चा आ रहा है, और ये जो जज्बा है ये स्कूल भी दे सकता है। लिहाजा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम जो है वो खड़ा है कि बच्चा जो है वो रो रहा है लेकिन दूसरा बच्चा बैठा है। अगर बच्चे को ये जो है वो जज्बा सिखाया जाए तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, ये तो हो गया एक छोटी सी बस की मिसाल मैंने आपको दे दी। इसी से हम जो बाकी ज़िंदगी के मिसाइल हैं, घर में बाज़ बच्चे आपस में बहन भाई लड़ पड़ते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, माँ घर पे नहीं है, खाने की चीज़ थोड़ी है, अब ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व, जो छोटा बड़ा ही छोटा लेवल है, लेकिन अगर हम इस लेवल पे बच्चों को मैनेज करना सिखाएंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे इस छोटी छोटी बातों, ये स्मार्ट स्टेप्स हैं जो बच्चे को बड़े स्टेप्स की तरफ लेके जाएंगे। लिहाजा बच्चा उससे सीखेगा कि मैंने मसले को हल कैसे करना है। ऐसे ही बाद दफ़ा आप बच्चे के साथ बाज़ार चले गए, बाज़ार में बच्चा देखता है कि बहुत ज़्यादा रश है, सामने से जो है वो इतना रश है कि अब क्या किया जाए। अब बच्चे को अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स बताई होंगी या ये आदत डाली होगी या उसके ब्रेन को ये कभी आपने नॉक किया होगा, दस्तक दी होगी, तो उसका ब्रेन उस मौके पे ज़रूर कोई बेहतरीन सलूशन जो है वो निकाल लेगा। चौथी बात जो है कि बच्चों को जो तफक्कर और तदब्बर है उसकी आदत डाली जाए। ठीक, आज का जो दौर है ये फॉलोइंग का दौर है। हमारा जो माजी अगर हम उसमें देखते हैं तो हमारे जितनी भी, मैं इकबाल की अगर बात करूँ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात करूँ, मैं अगर सर सैयद की बात करूँ, मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात करूँ, उससे पिछली जितनी हमारी मिडिल एजेस की लीडरशिप है अगर मैं उनकी बात करूँ, तो आप सबको देखें कि तमाम के तमाम जो हैं वो गौर व फिक्र के धनी थे। गौर व फिक्र के ऊपर उनका टाइम गुजरता था। आज गौर व फिक्र जो है, यानी आज यूरोप जो है वो इसके ऊपर बच्चों की एक्सरसाइजेस क्लासेस के अंदर गौर व फिक्र थिंकिंग उनके आगे पत्ता रख दिया जाता है। बेटा सोचिए इसके ज़रिए आपको जो है वो क्या लेसन मिल रहा है। उनके सामने पानी रख दिया जाता है, बेटा बताइए बारिश के ऊपर उन्होंने लेक्चर देना हो तो बारिश का पूरा माहौल क्लासरूम के अंदर यूरोप में बनाया जाता है। फिनलैंड के निज़ाम तलीम को अगर हम पढ़ लें तो वहाँ पूरा माहौल बारिश का बना, बारिश पे लेक्चर नहीं दिया जाता, पहले पूरे बारिश का माहौल बना के पानी, बारिश, उसका हर चीज़ जो है वो बच्चे के सामने रख दी जाती है। अब उसके बाद बच्चे को कहा जाता है इसमें बेटा गौर व फिक्र करो। तो गौर व फिक्र की आदत जो है ये डाली जा सकती है। और लीडर जो होता है उसने तो गौर व फिक्र ही करना होता है, उसने पॉलिसियाँ बनानी होती हैं, उसने मसाइल को हल करना होता है, उसने लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उनके साथ उनको डील करना होता है। तो अगर उसमें गौर व फिक्र की आदत होगी तो ये गौर व फिक्र की आदत बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको हल करने की तरफ उसको ले जाएगी। सर, दो बड़े छोटे छोटे सवाल है, उनमें एक ही चीज़ हमें बताइएगा और हमें गाइड करिएगा कि एक बच्चे को जब हम इस तरफ लेके जा रहे हैं कि उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा ख्वाब है या हम लीडर बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें स्कूल का रोल कितना है और पेरेंट्स का रोल कितना है? अगर हम इसे प्रिसाइसली, अगर हम इसे रेशो दें तो आपके हिसाब से क्या रेशो बनती है या आपके हिसाब से कितना किसका रोल बनता है? अगेन जी बहुत ही बर्निंग आपने क्वेश्चन किया है, बर्निंग इशू भी है, इसलिए कि स्कूल बाज़ दफ़ा अपना जो काम है वो माँ बाप के कंधे पे डाल देता है और माँ बाप अपना जो रोल है वो स्कूल के कंधों पे डाल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक एजुकेशनल पिरामिड है जो कि दुनिया के जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने बनाया है, अगर वो ट्रायंगल है, एजुकेशन की एक ट्रायंगल है, अगर आप उसको देखेंगे उसमें दो ऐसे हैं और एक पी है। वन एस ये है इज इक्वल टू स्टूडेंट, सेकंड एस जो है वो फॉर स्कूल और पी जो है फॉर पेरेंट्स। अब ट्रायंगल में से कोई भी एक अगर मिस है तो वो ट्रायंगल पूरी नहीं है। इसमें मैं अगर आपने बात की है रेशो की, तो मेरे नज़दीक 50% का जो है वो स्कूल ज़िम्मेदार है और 50% जो है वो पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं। कैसे? इसलिए अब हम स्कूल की पहले बात कर लेते हैं। 5 या 6 घंटे बच्चे स्कूल में आ गए, उन्होंने पढ़ लिया। स्कूल ज़ाहिर एक कॉन्सेप्ट या तसव्वुर जो है उसको वाज़े करता है।
एक सवाल जो है उसको हल करवा देता है, एक सबक है उसकी मश्क करवा देता है, एक जियोग्राफी का सबक है उसको पढ़ा देता है। ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है उसकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। ये सारा कुछ हो गया। अब बच्चा यहाँ पे आप समझ लीजिए 7 बजे से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक या 1:30 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का टाइम स्कूल में गुजारता है। लेकिन स्कूल जो है वो चूँकि तसव्वुर जो है वो उसको क्रिएट कर रहा है, तसव्वुर वाज़े कर रहा है, कॉन्सेप्ट दे रहा है। अब इस कंसेप्ट की क्लैरिटी मैं समझता हूँ 50% है। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा घर जाके जो बाकी का 50% है उसके माँ बाप उसको कतन वाज़े नहीं कर सकेंगे। 50% स्कूल ने कॉन्सेप्ट वाज़े करना है, मिसालों के ज़रिए करना है, बच्चे को ईजी बना के उसके सामने रखना है। अब बाकी के 16-18 घंटे जब माँ बाप के पास आ गया, अब स्कूल में मैनर सिखा दी गई कि बेटा आपने पानी जो है वो इस अंदाज़ में पीना है। इस्लामियात की टीचर ने बताया कि बेटा पानी 3 सांसों में पीना है। आपने बेटा खाना जब खाना है तो हाथ धोने हैं। यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं। इसके ज़रिए टीचर ने तसव्वुर दे दिया। अब बच्चा स्कूल से तसव्वुर बच्चे ने पढ़ा। अब तसव्वुर डायरी के अंदर लिख भी दिया गया कि आज इस्लामियात के चैप्टर में, इस्लामियात के मजमून में हमने पढ़ा कि खाने के आदाब क्या हैं। अब खाने के आदाब जो हैं ज़ाहिर है वो सारे के सारे मेंशन कर दिए गए, बच्चे को सिखा दिए गए, पढ़ा दिए गए। अब माँ को चाहिए कि जब बच्चा घर पहुँचे डायरी को देखे, उसके सबक को खोले, देखे कि आज बच्चे ने खाने के आदाब पढ़े हैं। तो ज़ाहिर है स्कूल में तो बच्चे ने सिर्फ एक लंच का टाइम जो है वो गुजारना है। अब बच्चे ने घर में नाश्ता भी करना है, जाकर खाना भी खाना है, रात का खाना भी खाना है। तो 3 टाइम्स जो है वो माँ बच्चे को वाच करेगी। अब अगर माँ वहाँ पे प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गई तो बच्चा जो है उसका स्कूल का दिया हुआ कंसेप्ट जो है वो कोई भी नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ बाप का भी रोल जो है वो ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप ने अब रियाजी जो है वो टीचर ने पढ़ा दिया तो माँ बाप ने भी उतना ही नहीं, क्योंकि अब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो लीडरशिप की जनरल क्वालिटीज़ जो हैं उसमें माँ बाप का भी उतना ही रोल है जितना कि स्कूल का रोल है। दोनों का इक्वल रोल है। ट्रायंगल एजुकेशन की मुकम्मल ही नहीं होती अगर दोनों में से अपना थोड़ा थोड़ा रोल भी कोई कम कर लेगा। सक्सेसफुल लीडरशिप और सक्सेसफुल स्टूडेंट और एजुकेशनल ट्रायंगल तभी मुकम्मल होती है जब दोनों इक्वली अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हम स्कूल सेलेक्ट करते हैं या कॉलेज सेलेक्ट करते हैं इस बेस पे, और स्कूल्स अपने आप को एडवर्टाइज और मार्केट करते हैं इस बेस पे कि लास्ट ईयर बोर्ड में हमारी इतनी पोजीशंस थी और मतलब इतने बच्चों के 90% से प्लस इतने मार्क्स आए वगैरह वगैरह। जब हम अपने बच्चे के लिए मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग ढूंढने निकले कि हमारा बच्चा जो है वो हम मज़ीद, और ऑब्वियसली उन जैसे तो नहीं हो सकते, और जब अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हों तो शायद मतलब उन जैसे भी हो जाएं, अल्लामा इकबाल जैसे, या मतलब उन तरह की लीडर्स हम पैदा करना चाहें। तो स्कूल को जब सेलेक्ट करना है सिर्फ पोजीशंस देख के करें या इसके साथ ये भी देखें, स्कूल्स अपने आप को एडवर्टाइज करें कि हमारे बच्चों की जो रेस्ट ऑफ बच्चे हैं या सारे बच्चे हैं उनकी तरबियत को बुनियाद बनाकर स्कूल को सिलेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और स्कूल की तरफ से तरबियत की बुनियाद पर अपने आप को एडवर्टाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। जी माशाल्लाह, ये मैं समझता हूँ सबसे अहम सवाल है जो आपने शमी साहब किया है, जी हाशमी साहब किया है। ये सवाल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तरबियत क्या है। तरबियत के साथ अगर हम एक लफ्ज़ तहज़ीब को भी बोल रहे हैं तो वो भी इसका मुतबादल है। ठीक। और तहज़ीब क्या होती है? तहज़ीब ये होती है, मैं आपको मिसाल दूंगा, एक दरख्त है तो दरख्त के साथ बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, लेकिन हमारा जो मकसद क्या होता है, हमारा मकसद उस दरख्त का तने को बड़ा करना है, तने को हासिल करना है। तो अरबी ज़ुबान में एक दरख्त जो है अगर वो बड़ा करना हो और उसके दाएं बाएं उसकी छोटी छोटी शाखें ब्रांचेस ऐसी निकलें, उनको काटते जाना ताकि हम वो दरख्त के तने को असल चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इस अमल को अरबी ज़ुबान में तहज़ीब कहते हैं, यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को काटते चले जाना। अब गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं, नो डाउट जो स्कूल में आपने बात की एडमिशन के मौके पे स्कूल को एडवर्टीज़ करना अपने इस अमल को, या स्कूल किस बुनियाद पे स्कूल की सिलेक्शन होनी चाहिए। देखिए तालीम जो है नो डाउट वो एक सर्टन सिलेबस का नाम है, और सर्टन सिलेबस जो है वो बच्चे को या तो इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, या फिर ग्रेड्स देता है, या उसको आला पोजीशन देता है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ये जो काम है ये अभी आपका 40% हुआ है, अभी आपका 50 या 60% काम अभी बाकी रहता है। वो क्या है? वो आपकी वैल्यूज़ हैं,
वो आपकी स्किल्स हैं, वो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो अक़दार हयात हैं। अगर कोई स्कूल, चूँकि आज के दौर में मैं समझता हूँ कि जो स्कूल हैं उनको इस पे बहुत काम करना चाहिए और बात स्कूल कर भी रहे हैं। बच्चे की लीडरशिप में जो अक़दार और वैल्यूज़ हैं, लाइफ स्किल्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, इनका सबसे ज़्यादा रोल इनका है। अगर आप माशरे के अंदर बड़े बड़े लीडर्स की ज़िंदगियाँ पढ़ें तो वो कुछ अच्छे ग्रेड्स उन्होंने नहीं लिए। हाशमी साहब, उनके ग्रेड ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं आपके सामने बिल गेट्स की मिसाल देता हूँ, ये क्लास में कभी भी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन आज बिल गेट्स अपना बिजनेस वाइंड अप कर ले, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए। ऐसे ही आप बाकी ऐसे जिन्होंने ये मार्कोनी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है, या बाकी और बहुत सारे ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने बहुत सारी हमें इन्वेंशंस दी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने कोई इतने अच्छे क्लास में ग्रेड्स नहीं लिए। तो ये बात ध्यान में रखिए कि गुड ग्रेड्स जो हैं ये सक्सेस नहीं है, हाँ गुड करैक्टर जो है ये सक्सेस है। तो मैं समझूंगा कि वो स्कूल जो किरदार साजी पे काम नहीं कर रहे, उनको किरदार साजी पे काम करना चाहिए और पेरेंट्स को देखना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, बड़ा खूबसूरती से आपने सर एक्सप्लेन किया। आपने जो है वो बच्चों का मेंटल हेल्थ के हवाले से जब मौजूद छेड़ा है तो हमारे मौजूद हैं हमारे पास डॉक्टर सईद मकबूल हुसैन शाह साहब, इनसे फ़ायदा उठाते हैं कि मेडिकली सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका शोबा है, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके आने वाली ज़िंदगी पे मतलब उसका कितना बड़ा असर पड़ता है अगर उसका मेंटल हेल्थ बेहतर हो, और हम उसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत अहम टॉपिक है, ये ऐसा चैप्टर है अगर जिस पे हम अगर पूरा जोर देना तो बच्चे की डेवलपमेंट इसके बगैर हो ही नहीं सकती। तो मेंटल हेल्थ बच्चे की बात करने से पहले बड़ी अहम बात ये है कि मेंटल हेल्थ पेरेंट्स की, हम जो एज ए बाप या माँ हैं, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम मेंटल हेल्थ के बारे में कितने कॉन्शियस हैं, ये बात बहुत अहम है बच्चे की परवरिश के लिए। अगर हमारी पर्सनालिटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो वो यकीनन जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो अगर आपकी पर्सनालिटी बैलेंस नहीं है तो आप मसले मसाइल जो है बच्चे के लिए पैदा कर रहे हैं। जो आपका घर के अंदर एक एटमॉस्फेयर है, एक माहौल है, एक रिलेशन है अपनी बीवी के साथ, वो बड़ा अहम है। बच्चा उसको देख रहा है, बच्चा उसको कॉपी कर रहा है, बच्चा उससे सीख रहा है। अगर आप घर में हर वक्त लड़ते रहते हैं, घर में हर वक्त लड़ाई का माहौल पैदा रहता है और बच्चा उसको देख रहा है, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इस पर बहुत नेगेटिव असर रहता है। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं अपने घर के बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, वो जो आपका एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बच्चा देख रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पे उसका असर पड़ रहा है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्शियस भी होना है और इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है कि आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस होनी चाहिए, आपके घर का माहौल जो है वो इस हिसाब से बच्चे के लिए एक फेवरेबल हो। दूसरी बात यह है कि टीचर का जो मेंटल हेल्थ है ये भी बहुत अहम है। आजकल का जो हमारा स्कूल का सिस्टम है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। आज मैं देख रहा था, बच्चों से पूछ रहा था कि उनको छुट्टियां कोरोना की वजह से, तो बच्चे जो है घर के अंदर बोर हो रहे हैं। वो कहते हैं बाबा दुआ करें बस ना अब हमारे स्कूल खुल जाए। तो मैं सोचता था यार एक दौर वो था, हमारा दौर था, तो हमारा दौर तो वो था कि हम जाते थे स्कूल में तो हर रोज दुआएं करते थे कि या अल्लाह आज टीचर ना आए किसी तरह। यानी वो ऐसा डर था, ऐसा खौफ था स्कूल का। आज तो बहुत बेहतर हो गए। तो स्कूल का जो माहौल है और टीचर का जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ और टीचर की जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत अहम है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम वार्ड में हमारे जो प्रोफेसर थे वो राउंड कर रहे थे, तो वो राउंड कर रहे हैं तो उसने एक बंदे को डांटा, दूसरे को डांटा, तीसरे को डांटा, सबको डांट के जब जा रहे थे तो मैं एडमिट रजिस्ट्रार था, मैंने पूछा सर आज खैरियत है, आज आपने सबको ही डांट दिया? तो कहते यार क्या पूछते हो, सुबह सुबह बेगम ने ना मूड ही खराब किया। तो बेगम ने जो मूड खराब किया उसका असर हम स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है। तो टीचर को चाहिए जब वो स्कूल में आके अपनी जो काम है उसने शुरू करना है तो 1-2 सेकंड के लिए रुके, अपने बाप को अपने आप से मुखातब हो और ये कहे कि आज मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, एंग्जाइटी है, ये जो भी हैं वो साइड पे हैं। अब मैंने बच्चे के साथ जाना है तो मेरे जो अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो बच्चे के ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात। तीसरी बात यह कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही थी, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है तो इनिशियली बच्चे वो हरकतें करते हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो जिसको माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। मसलन इंटेलिजेंट बच्चा जो होगा वो इनिशियली क्या करेगा, बाज़ का झूठ बोलेगा, धोखाधड़ी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये झूठ बोलने से, धोखा देने से मैं जो है माहौल का फ़ायदा उठा सकता हूँ, चीज़ों से बच सकता हूँ।
तो उस वक्त उसको संभालना कि ये आपकी इंटेलिजेंस जो है ये पॉजिटिविटी की तरफ बच्चे की जाए, उसको इतने प्यार मोहब्बत से गाइड करना कि वो झूठ ना बोले, वो अपनी इंटेलिजेंस को दूसरी चीजों मतलब पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। तो ये एक बड़ा अहम काम है जिसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अगर फर्ज करें आपके बच्चे के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पर्सन वो इरिटेटेड है, वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा, वो इस तरह की और चीजें कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसकी फिजिकल हेल्थ के अंदर वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। नीचे हमारे दौर में क्या होता था कि हर चीज का इलाज डंडा, डंडा पीर बिगड़ा तिगड़ा, तो हर चीज के लिए डंडा तैयार, डंडा नहीं, वो मतलब उसको देखें कि उसकी फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, ऐसी बीमारी कोई ऐसी चीज तो नहीं डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से वो सारे मसले मसाइल उसके अंदर आ रहे हैं। अगर वो नहीं है, वो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, तो फिर उसके बाद बड़ी अहम चीज है कि उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में आप पहुंचे, बिल्कुल सही, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, देखें। और हमारे स्कूलों के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट के कंटिन्यूअस सेशंस होने चाहिए, गुड आइडिया, के लिए भी हो, जो टीचर्स के लिए भी हो, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी, और बच्चों के वो एनालिसिस करते रहे साइकोलॉजिकली, तो कौन सा बच्चा ठीक जा रहा है, कौन सा जो है वो ठीक नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अहम है मेंटल हेल्थ के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। आपने 2 आइडियाज़ बड़े खूबसूरत दिए हैं और इंशाल्लाह अगर ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि अख्तर ज़िया साहब जैसे लोग हैं और ये ऑलरेडी बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं और अच्छी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बार बार अख्तर साहब माँ का जिक्र किया, माँ के रोल का जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई लड़का पैदा होता है तो हम उसे बहुत अच्छे स्कूल में डालते हैं, जब कोई बेटी पैदा होती है तो हम चाहते हैं कि अच्छा चलें समहाउ जितनी की एजुकेशन मिल जाए, एनफ थोड़ी बहुत एजुकेशन मिले, इसने बाद में शादी करनी और आगे अपना घर संभालना। तो आपको क्या लगता है कि एक बेहतर एजुकेशन के साथ पहली तो बात कि हमारे यहाँ अभी भी क्या ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, आपको फेस करना पड़ रहा है? दूसरी बात कि अगर बेटी को अच्छी एजुकेशन दी जाए तो क्या हम एक अच्छी माँ, एक अच्छी नस्ल और एक अच्छी लीडर उस बेटी में फर्दर पैदा कर सकते हैं? जी हाशमी साहब, ये सवाल बड़ा ही अहमियत का हामिल है। पहली बात जो आपने की है कि क्या आज भी जो फ़र्क है बेटे और बेटी में, क्या वो हमारे माशरे में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैं कहूँगा कर रहा है। मैं मिसाल दूंगा एक मतलब ऐसी माँ की, बल्कि पेरेंट्स आए हमारे स्कूल में, तो उन्होंने, उनका बेटा जो था, बेटी हमारे पास पढ़ती थी, वो गालिबन कोई 2 क्लास में थी। अच्छा, उन्होंने कहा सर हमने ना अपनी बेटी को यहाँ से छुड़ाना है और हमने इसको गवर्नमेंट स्कूल में डालना है, और उसकी जगह पे हमारे पास बेटा है और वो अभी हमने उसको प्ले ग्रुप में दाखिल करवाना है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप बेटे को यहाँ दाखिल करवा रहे हैं और बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में, तो आगे से उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास फ़ीस के पैसे नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा सर बेटियाँ जो हैं ये तो पराया माल है, और इन्होंने तो मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, इनकी तो शादियाँ हो जानी, इन्होंने तो अगले घर चले जाना है अब, और जो बेटे हैं इन्होंने तो ज़ाहिर कहती है हमारे वारिस बनना है, हमारा सहारा बनना है। तो जहालत जो है अभी भी हमारी बहुत सारे माशरे में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लिहाजा अब वो माँ जो है वो अगली नस्ल, जो उसकी बेटी की नस्ल पैदा होनी है, उस माँ को उसके कोई फ़िक्र नहीं है, उसको अपने बेटे की जो औलाद है उसकी जो आगे नस्ल चल रही है उसकी फ़िक्र है। लिहाजा आज मैंने खैर उस माँ को कहा, मैंने कहा अगर आपने ये काम करना है तो फिर मैं आपके बेटे को यहाँ दाखिला नहीं दूंगा, अगर ये पढ़ेंगे तो ये दोनों पढ़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दोनों बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात जी। दूसरी बात आपने ये कही है कि आज के दौर में जो माँ है, सर माँ के हवाले से ये पूछ रहा था कि अगर उन्हें की बेहतर एजुकेशन मिल जाए तो क्या हम एक अच्छी माँ और एक अच्छी लीडर पैदा कर सकते हैं एक बेटी में? जी। ये देखिए, अफलातून ने कहा था या किसी एक और सोक्रेटिस ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छा माशरा दूंगा। क्या बात है। अब अगर हम चले जाते हैं अपनी इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ, तो मैं आपको कितनी मिसालें दूं ऐसी माओं की कि उन माओं को, उनकी माओं ने कैसे तरबियत की थी। मैं अब आपके सामने आ जाता हूं लेकर मिसाल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा की। एक दिन ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए और कहने लगे माँ जी आज तो बड़ा ही कमाल हो गया। कहने लगी बेटा आज क्या हुआ? यानी तरबियत तो बेटे की है, आज बेटा क्या हुआ? कहने लगे माँ आज इतने हिंदू जो थे उन्होंने मेरे हाथ पे ना इस्लाम कबूल कर लिया। माँ कहती है बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? इसमें तो मेरा कमाल है सारा। माँ तेरा क्या कमाल है इसमें? कहने लगी बेटे
इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, तुझे पता है मैंने तुम्हें एक बार भी बगैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया था। खूबसूरत। अब माँ की, ये तो ख्वाजा साहब की वालदा मोहतरमा है, इनकी जो माँ थी उन्होंने इतनी अच्छी इस बेटी की तरबियत की, तो ख्वाजा साहब की वालदा ने आगे वो चीज़ें मुंतकिल की और उनके बतन से, कोख से जो बेटा पैदा हुआ उसने बरसगीर पाक व हिंद के अंदर एक दुनिया जो है उसको मुतासर किया। तो मैं समझता हूँ जितनी आज ज़रूरत बेटे की तरबियत की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आज बेटी की तरबियत की है। इसलिए कि हम अपना घर, जो बेटे का घर है, हम चाहते हैं वो अच्छा हो जाए, वो प्यारा हो जाए, बहुत खूबसूरत हो जाए, लेकिन जो बेटी का घर है हमें उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कितने जुल्म की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ बेटियाँ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में अगर हम जाते हैं, जिस दौर में, जिस माशरे में बेटी का पैदा हो जाना ऐब बन गया था और बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाना आम मामूल था, बल्कि फ़ख्र समझा जाता था। और बाद सहाबा कहते हैं उनके सामने कितनी कितनी बेटियां हमने अपने हाथों से, जब हम उस दौर में थे जब हम इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो कितनी बेटियां हमने अपने हाथों से, हज़रत दहिया कल्बी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी बेटियों को दफन किया। तो बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में एक इनकलाब की बात कर दी और क्या कहा, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। ये जुमला बोलकर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का मुकाम मुतय्यन कर दिया। तो अगर नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आज के दौर में अपने आका की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो फिर अपने रसूल की इस बात पे अमल करना होगा कि जो मुकाम और मर्तबा, प्यार, इज़्ज़त और स्टेटस जो है माशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया और उसी की तालीम दी आगे, आज के माँ बाप को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन रोशन तालीमात को सामने रखना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बेटियों की विलादत पे थोड़े से रंजीदा, अज़ुर्दा हो जाते हैं, उनको भी मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक सुनाना चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसके घर में जो बेटियों के ज़रिए आज़माया गया, जो शख्स बेटियों के ज़रिए आज़माया गया, फिर फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 2 बेटियां दी और उस पर वो अल्लाह पाक की बारगाह में शाकिर रहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी की ये रहमत मेरे आंगन में उतार दी। उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत पे पूरा फोकस किया और फिर मुनासिब रिश्ते तलाश करके उनकी अच्छी जगहों पे उनकी शादी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की ये 2 उंगलियां बुलंद फरमा दी और साथ फरमाया कल क़यामत के दिन ये शख्स जो है, ये क़यामत के दिन मेरे इतना करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां मेरे करीब हैं। लिहाजा इतना बेटी का मुकाम और मर्तबा। और फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो गईं, तो फरमाया तीनों बेटियां उस बाप को जन्नत में ले जाएंगी। अब देखिए, एक बार भी बेटे के लिए नहीं कहा गया कहीं भी कि एक बेटा हुआ वो जन्नत में ले जाएगा, 2 हुए वो ले जाएंगे, तीसरा हुआ, लेकिन 3 बेटियों वालों को बशारत दे दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफसियाती तौर पर उसको बहादुर कर दिया, बुलंद कर दिया उसका मुकाम और मर्तबा कि ये तो वो शख्स है, ये 3 बेटियों वाला वो शख्स, ये 3 बेटियों वाला बंदा नहीं है, ये वो शख्स है जो नबी पाक का पड़ोसी होना है जन्नत में। तो लिहाजा अगर इस एंगल से देखा जाए तो बेटी जो है जिस घर के अंदर है, मैं समझता हूँ उस घर में तो खुदा की रहमतें छम छम बरस रही हैं। लिहाजा माँ को या बाप को अपनी बेटी के हवाले से दिल बड़ा करना चाहिए। जितनी तालीम और तरबियत बेटे के लिए वो ज़रूरी समझ रही हैं, इस माशरे को अच्छे लीडर देने के लिए, इस माशरे को अच्छे इंसान देने के लिए बेटी की तालीम और तरबियत भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक बेशक सर, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि हमारे शो का जो वक्त है वो कम रह रहा है, तो इसलिए मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा शाह साहब, डॉक्टर सईद मकबूल हुसैन शाह साहब से कि सर अक्सर जो है वो कंप्लेंट्स आती हैं जी कि मट्टी खाता है बच्चा, या गांव के जो स्कूल हैं वहाँ पे जो तख्ती के ऊपर गाची लगाई जाती है वो खाता है, या स्लेटी या समथिंग या कुछ इस तरह का। तो इसका जो है वो बच्चे की हेल्थ पे क्या असर होता है और किस तरह उसे ख़त्म किया जा सकता है? ये मतलब इस तरह भी सवाल ठीक है आपका कि उसका हेल्थ क्या, बस बेसिकली ये जो क्रेव है ना, ये जो डिजायर है, ये पैदा ही इस वजह से हो रही है कि उसमें मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है। आम तौर पे बच्चों के अंदर होता है ये कि खून की कमी होती है। जब खून की कमी होती है तो उससे डिजायर पैदा होती है। ओके। ये अनयूजुअल चीजें जो है ना, इसका खाने की डिजायर पैदा होती है। तो ऐसे बच्चे आमतौर पे अनीमिक होते हैं, उनके अंदर खून की कमी होती है। ओके। तो बच्चों के अंदर आपने इस बारे में काफ़ी कॉन्शियस रहना है कि उसके अंदर खून की कमी तो नहीं है। उसके लिए एक तो सावधान है कि उसकी बैलेंस डाइट जो है बड़ी अहम रोल प्ले करती है कि उसकी जो है बैलेंस डाइट अगर है तो उससे खून जो सही पैदा होता रहता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे, छोटे बच्चे खास तौर पर, स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर वर्म्स होते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि हर बच्चा जो है उसको 6 माह बाद
जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको 6 माह बाद डीवर्म कर दिया जाए, उनको वो मेडिसिन दे दी जाए जिससे वो जो वर्म्स हैं वो मर जाते हैं। और अक्सर ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो खून की कमी है उसकी वजह आयरन होती है, आयरन की कमी होती है। तो आयरन की कमी के लिए सिरप्स मिल जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी अहम बात ये है कि बच्चे के वेट के हिसाब से अगर आयरन उसे मिलेगा तो वो डेफिशिएंसी पूरी होगी। अगर से होता ये है कि हम सिंपल कोई भी आयरन का सिरप शुरू कर देते हैं और उसकी डोज प्रॉपर आप डॉक्टर से नहीं करवाते कैलकुलेट, तो वो जब प्रॉपर डोज नहीं जाती तो उससे वो डेफिशिएंसी जो है वो पूरी नहीं होती। ठीक। तो वो आप प्रॉपर डोज जो है वो डॉक्टर से ले लें अपने बच्चे के वेट के हिसाब से, वो आप जब देते हैं तो ये चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाती हैं। बेहतर है सर, बहुत शुक्रिया। को पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि आज एजुकेशन को लेकर के हम चल रहे थे और हम लीडर्स पैदा करने की बात कर रहे थे। हमारे साथ अख्तर ज़िया साहब भी हैं, आप भी हैं, तो ऐसा कौन सा पैगाम देना चाहेंगे कि जिसके साथ हम ये समझें कि एक मुआशरे में हम तब्दीली ला सकते हैं इन चीज़ों के साथ? वो जो पैगाम है वो तो अख्तर साहब की मौजूदगी में क्या दूं, बड़े बंदे बैठे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। बात करूंगा, एक बात और अर्ज कर देता हूँ, वो ये है कि बच्चों के अंदर जो है ना मेडिकल के हवाले से वो यूटीआई के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर होता ये है कि प्रॉपर जब वो आते हैं ना टॉयलेट की तरफ, ट्रेनिंग उनको उस अंदाज से नहीं हम दे पाते एज ए वालिदैन पेरेंट्स कि सुपरवाइज ट्रेनिंग हो कि वो उसने कैसे जो है वो जब जाना है पेशाब के लिए, पखाने के लिए, तो वो कैसे अच्छे तरीके से उसको साफ करे। जब वो प्रॉपर नहीं दे पाते तो बच्चों में यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये तो बड़ी अहम चीज़ है कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग इस हवाले से बच्चों और सुपरवाइज ट्रेनिंग, उसको बाहर चेक भी करें कि वो ठीक कर पा रहा है। जब वो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि वो प्रॉपर अपने आप को साफ कर रहा है, फिर आप उसको इजाज़त दें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए इस मामले में। इसी तरह एक और पहलू है कि जब वो बलूगत की तरफ जाता है, तो बलूगत की तरफ जब जाता है तो उसमें बहुत सारे मेडिकली और बहुत सारी दूसरी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको एज ए पेरेंट मुझे देखना चाहिए और एज ए टीचर जो है वो स्कूल को देखना चाहिए। वो बहुत सारी बातें वो आप समझदार हैं, वो आप अपने बच्चे को खुद गाइड करें, ना कि उसको माशरा गाइड करे, उसको सोशल मीडिया गाइड करे। जब वो गाइड करेगा तो उसमें मसले मसाइल आएंगे। तो आप उस पहलू को भी खुद जो है बच्चे को देखें और उसको गाइड करें और उसको आगे लेके चलें। ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी, अच्छी सेहत, अच्छा मेंटल हेल्थ का स्टेटस और फिर अच्छी वैल्यूज़ जो कि हमारे पास डॉक्टर अख्तर ज़िया साहब हैं, इन जैसे लोग, मुख्तलिफ और लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, ये सब जब मिलेंगे तो एक ऐसा माशरा बनेगा और ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जो जिस फील्ड में भी जाएंगे उस फील्ड के अंदर वो एक लेवल अचीव करेंगे। बेशक। एक मतलब उनका नाम होगा, लीडरशिप की क्वालिटीज़। तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह माशरा डेवलप होगा। इंशाल्लाह। अख्तर साहब कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आपको बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे टीचर्स भी फॉलो करते हैं, आपको पेरेंट्स बहुत सारे फॉलो करते हैं आपकी कही हुई चीज़ों को, तो क्या पैगाम देंगे इन सब लोगों को आप? जी, मैं हाशमी साहब आखिर पे यही कहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं आज के दौर में उनको भी बेदार रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स सारी ज़िम्मेदारी स्कूल पे डाल देंगे तो ये भी वो बच्चे अपने बच्चे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ऐसे ही जो स्कूल है उसको भी चाहिए कि जो उनके हिस्से का काम है वो वालिदैन की तरफ उसको शिफ्ट ना करें, बल्कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से लेकर उस बच्चे के अंदर जो इंसानी हमदर्दी है, प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है, इंसानियत के साथ प्यार है और इस वतन के साथ प्यार है जिसकी वजह से आज हम हैं। लिहाजा माँ को भी चाहिए, अगर बहुत सारे आज हमारे पास स्टोरीज़ हैं, ये पाकिस्तान कैसे बना था, कैसे हम इसमें आए, हमारे लीडर्स ने इसको कैसे बनाया था और आज हम किस अंदाज के या कैसे लीडर पैदा करें जो उसको संभाल सकें। आज हमें इस बात की फ़िक्र करनी है। लिहाजा माओं को भी इसकी फ़िक्र करते रहना चाहिए और स्कूलों को भी इसकी फ़िक्र करती रहना चाहिए, इसलिए कि वो इसके नज़रियाती वारिस हैं। मैं कहूँगा जो स्कूल हैं वो इसके नज़रियाती वारिस हैं, इसलिए कि नज़रिए के ऊपर ही हमारा जो सिलेबस है वो तश्कील पाया गया है और उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और माएँ जो हैं वो बच्चों की अखलाकी, रूहानी और जो उसकी नज़रियाती असास है, माएँ उसकी अमीन है। तो लिहाजा ये दोनों जो हैं वो मिल जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो माशरे मुस्तकबिल का लीडर है, जिसने इस पाकिस्तान को संभालना है और इसको लीड करना है और इसको आगे लेके जाना है और इसको जो मुकाबले की दुनिया उसके मुकाबले खड़ा करना है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब बहुत ही आला लीडरशिप पैदा होगी। लेकिन माँ बाप का रोल जो है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और असातिज़ा और स्कूलों का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बेशक, जैसे कि आपने फरमाया कि 50% रोल होता है स्कूल्स का और 50% रोल होता है पेरेंट्स का। एक ट्रायंगल है जिसमें स्टूडेंट एक थर्ड
पार्टी के तौर पे होता है जिसे खुद भी अपना एनालिसिस करना है, लेकिन अगर बच्चा भी छोटा है तो आपने इन चीज़ों को स्कूल्स की तरफ से भी देखें, एज अ पेरेंट भी देखें, और अगर अच्छी माँ मिल जाए तो आज हमें सीखने को ये मिला कि ईदी जैसे लोग पैदा होते हैं, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा होते हैं, और अच्छा उस्ताद मिल जाए तो अल्लामा इकबाल जैसे लीडर पैदा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हमारी इस कोशिश को आप तक पहुँचाया, जितना हो सके से शेयर करें। सादात हॉस्पिटल्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से अल्लाह ने के बाद।